नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ न्याय की अवधारणा का ये चतुर्थ वीडियो। विद्यार्थियों, हम इस अवधारणा में न्याय की इस अवधारणा में हम वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे कि वितरणात्मक न्याय क्या होता है। विद्यार्थियों, वितरणात्मक न्याय का अर्थ होता है कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों और लाभों का वितरण होना, अर्थात बंटवारा उनका होना। इस संबंध में विद्यार्थियों ये पता लगाना आवश्यक होता है कि वितरण की कसौटी अथवा उसका मापदंड क्या हो, कि वितरण किस प्रकार से हो, उसका बंटवारा किस प्रकार से हो, तो इसका मापदंड क्या होना चाहिए, मानदंड क्या होना चाहिए, इन सब का पता लगाना ही, इन सबको जानना ही हमारे लिए आवश्यक है। और वितरण के प्रमुख रूप से 3 मानदंड बताए गए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं समानता, योग्यता और आवश्यकता। इक्वलिटी, मेरिट एंड नीड। मतलब समानता किस आधार पर हमें वितरण करना है, समानता के आधार पर, योग्यता यानी किसकी किस चीज में योग्यता है, किस चीज की उसे आवश्यकता है, ये सभी चीजों को लेकर के हम वितरणात्मक न्याय को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वस्तुओं का, सेवाओं का और अवसरों का जो है वितरण समाज में किया जाए। विद्यार्थियों, समानता के आधार पर वितरण को हम जानने का प्रयास करते हैं। समानता का आदर्श सदियों पुराना है। सदैव किसी न किसी प्रकार की असमानता, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता के विरोध में हमेशा आंदोलन होते आ रहे हैं और हमने इन सभी असमानताओं को समानता में परिवर्तित करने का प्रयास भी किया है। विद्यार्थियों, न्याय की एक मौलिक मांग यह है कि सभी व्यक्ति क्या है, समान हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, मानव है, तो सभी व्यक्ति क्या है, समान है, एक जैसे हैं, इसलिए वे समान अधिकारों और समान सुविधाओं के भी हकदार हैं। उन्हें सभी को समान सुविधाएं प्राप्त होनी आवश्यक है। परंतु जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं विद्यार्थियों, कि प्राचीन यूनानी विचारकों की धारणा क्या थी, कि कुछ इस प्रकार से भिन्न थी कि अरस्तु की दृष्टि में महिलाओं और गुलाम उन सभी अधिकारों के हकदार नहीं होते हैं जो पुरुष यानी कि स्वतंत्र लोग, नागरिकों को मिलने चाहिए। मतलब गुलाम और महिलाएं जो हैं उसके लिए एक अलग दृष्टिकोण रखती हैं। वो कहते हैं कि समाज में इनकी अलग स्थिति है, लेकिन जो पुरुष हैं, जो स्वतंत्र लोग हैं, वो नागरिकों की श्रेणी में आएंगे और उन्हीं को ही सारे अधिकार दिए जाने चाहिए। जो कि वर्तमान समाज में यदि हम देखें, वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें, तो ये अरस्तु के यह दृष्टिकोण हमें बिल्कुल ही असंगत नजर आता है। पुराने उदारवादी विचारकों ने प्राय कानूनी और राजनीतिक समानता तक ही अपने को सीमित रखा था। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता की अनदेखी कर दी थी। मार्क्सवादियों ने महज कानूनी समानता के खोखलेपन को उजागर किया और कानून की समता अथवा मताधिकार के क्षेत्र में समानता को हम न्याय की अनिवार्य शर्त मानते हैं। परंतु मात्र इतना कर देने से ही एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं होती है। समाज तब तक न्यायपूर्ण नहीं होगा विद्यार्थियों, जब तक आर्थिक अभावों की स्थिति बनी रहेगी। अगर आर्थिक अभाव समाज में रहेगा तो कहीं पर भी न्याय स्थापित नहीं हो सकता, चाहे वह सामाजिक न्याय हो, चाहे वह राजनीतिक न्याय हो। किसी भी न्याय की हम चर्चा करें, वो न्याय जो है आर्थिक मजबूती के बिना या आर्थिक न्याय के बिना सारे न्याय जो है अर्थहीन हो जाते हैं। समाज तब तक न्यायपूर्ण नहीं बनेगा जब तक कि आर्थिक अभावों की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए समाज के कुछ थोड़े से लोगों को अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण समाप्त करना होगा। यदि पिछड़े लोगों को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार या रियायतें दी जाती हैं, तो विद्यार्थियों इसे हम अन्यायपूर्ण व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि कुछ वंचित वर्ग लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग लोग हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्हें आरक्षण की सुविधाएं दी जाती हैं, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो उसे हम अन्यायपूर्ण व्यवस्था की संज्ञा देते हैं, जबकि यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं होती है विद्यार्थियों। इसके बाद बच्चों आता है योग्यता के आधार पर वितरण। योग्यता यानी कि पात्रता के आधार पर वस्तुओं और लाभों का वितरण होना चाहिए। इसे हम एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण कहते हैं। यह दृष्टिकोण प्रतियोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्रमुख समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर है।
उदारवादियों ने भी इस विचार का समर्थन किया है कि प्रतियोगिता के द्वारा कार्यकुशलता बढ़ती है, नई वस्तुओं के उत्पादन की प्रेरणा मिलती है तथा उत्पादन से होने वाले लाभ को समाज में वितरित करने का अवसर मिलता है। वास्तव में प्रतियोगिता का सिद्धांत ही पूंजीवाद के उदय और विकास का कारण बना और मुक्त अर्थव्यवस्था अन्याय को जन्म देती है। इस व्यवस्था में लोगों की जरूरतों पर कम, मुनाफे पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यह सिद्धांत शक्तिशाली वर्गों के हितों, अमीरों की अमीरी और गरीबों की गरीबी का रक्षक है। आलोचकों ने इसे जिसकी लाठी उसकी भैंस का नाम दिया है। विद्यार्थियों, इसमें लाचार लोग, बीमार, बूढ़े और अपंगों के लिए समाज या राज्य के किसी दायित्व का उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात विशेष प्रतिभा वाले लोगों को ज्यादा पुरस्कार मिलेगा जबकि लाचार लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। परंतु न्याय और मानवता का तकाजा ये कहता है कि दरिद्र और गरीब लोगों की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, योग्यता के आधार पर वितरण की बात यही है जो वादी दृष्टिकोण है, और इसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो महत्व है प्रतियोगिता के सिद्धांत का है। हर्बर्ट स्पेंसर जो है इसका समर्थन करते हैं, उदारवादी भी इसका कहीं हद तक समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि प्रतियोगिता के द्वारा ही कार्यकुशलता बढ़ती है, लोगों में कार्य करने की क्षमताएं बढ़ती हैं, वस्तुओं के उत्पादन में प्रेरणा मिलती है और इसी उत्पादन से होने वाले लाभ से समाज में इसका वितरण होता है और समाज और राज्य जो है उन्नति के पथ पर चलता है। और प्रतियोगिता का ये सिद्धांत पूंजीवाद के उदय का कारण है, उसके विकास का कारण है। इसमें जिस व्यक्ति के पास वस्तुएं उपलब्ध हैं वह उन्हीं वस्तुओं के आधार पर अपने प्रतियोगिता में सम्मिलित होता है और इस सिद्धांत के द्वारा शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली हो जाता है और गरीब और निर्धन और जो कमजोर लोग हैं वो और कमजोर होते चले जाते हैं। यह सिद्धांत इसी बात पर अधिक जोर देता है और उसी आधार पर ही योग्यता के आधार पर वितरण की बात कहता है। अब विद्यार्थियों, बात आती है आवश्यकता के आधार पर वितरण की। वितरण की ये तीसरी कसौटी है और ये बताती है कि आवश्यकता के अनुसार वितरण होना चाहिए। इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक है पीटर क्रॉप्टिकन। पीटर क्रॉप्टिकन कहते हैं कि अराजकतावादी विचारक हैं ये, और ये कहते हैं कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए क्रॉप्टिकन ने कई प्रमाण भी दिए हैं। वो कहते हैं कि वस्तुओं का वितरण कार्य अनुसार न होकर उसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। वितरण में बच्चों, बूढ़ों, निर्बलों अथवा अपाहिजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आवश्यकता अनुसार वितरण का सिद्धांत सरसरी दृष्टि से यदि बड़ा मोहक भी लगता है परंतु इसे अपनाने में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह आती है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे किया जाएगा कि किसकी क्या आवश्यकता है। दूसरे, इतने सारे संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे जिसमें सभी की आवश्यकताएं पूरी हो पाए। तीसरा यह आता है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार वितरण की गारंटी से लोगों को श्रम या कार्य करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी। जब उसकी आवश्यकताएं उस व्यक्ति विशेष की, उस समाज विशेष की आवश्यकताएं राज्य ही पूरा करता जाएगा तो उसे कार्य करने की प्रेरणा मिल ही नहीं सकती। मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा होता है जो काम से दूर भागता है, वो काम करने के लिए तत्पर नहीं होता है। जब समाज में प्रतियोगिता नहीं होगी, योग्यता उसमें नहीं स्थापित होगी तो स्थिति ऐसी होगी कि उसमें व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा और उन राज्य के द्वारा मिलने वाले मुफ्त संसाधनों, मुफ्त चीजों के आधार पर वह अपना ही काम जो है चलाता रहेगा। एक बार यदि यह आश्वासन मिल जाए कि उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी तो इससे उसकी काम करने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती चली जाएगी और यहाँ तक भी हो सकता है कि उसकी प्रवृत्ति जो है नष्ट भी हो जाए। संक्षेप में हम ये बात करेंगे विद्यार्थियों कि वितरण का कोई भी एक सिद्धांत हमारी सभी समस्याओं का निपटारा नहीं कर सकता। जो वितरण के इस सिद्धांत में जो 3 मापदंड इसमें जो बताए गए हैं, सबसे पहला जो मापदंड बताया है समानता के आधार पर वितरण करना। तो किस प्रकार से हम समानता स्थापित करें योग्यता के आधार पर, वह भी नहीं स्पष्ट हो पाता है। और आवश्यकता के आधार पर वितरण करना, तो यह सिद्धांत भी हमें बहुत ही इस प्रकार का लगता है जिससे कि इन सिद्धांतों के आधार पर हम इन समस्याओं को निपटारा नहीं कर सकते। इन समस्याओं का सही समाधान तीनों सिद्धांतों के मेल मिलाप से ही करना होगा। तीनों सिद्धांतों को ही के सामंजस्य के आधार पर ही इस सिद्धांत का, वितरणात्मक सिद्धांत का हमें
समाधान हो पाएगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों कि न्यायपूर्ण वितरण उसे कहेंगे जिसमें समानता के साथ साथ योग्यता और आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाए। और नीचे हम वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में जॉन रॉल्स के सिद्धांत का भी मूल्यांकन करेंगे। जॉन रॉल्स ने भी न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत की चर्चा करी है। जॉन रॉल्स मूलतः एक उदारवादी विचारक हैं। उन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी में विकसित राज्य के अनुबंधवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। अनुबंधवादी सिद्धांत यानी समझौतावादी सिद्धांत, जिसके प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं जॉन लॉक और रूसो। अनुबंधवादियों की मूल मान्यता यह थी विद्यार्थियों कि राज्य का निर्माण एक अनुबंध या समझौते के द्वारा होना चाहिए, पर लोगों ने अनुबंध द्वारा राज्य को बहुत ही सीमित अधिकार प्रदान किए और शेष अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे। जॉन लॉक ने तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा। विद्यार्थियों, हम जॉन लॉक के इन प्राकृतिक अधिकारों को पूर्व के वीडियो में भी हम जान चुके हैं कि जॉन लॉक एक उदारवादी विचारक हैं, उदारवाद के जनक, व्यक्तिवाद के जनक कहलाते हैं, और इन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है, जिन पर नियंत्रण लगाने का अधिकार राज्य को नहीं है। इन अधिकारों में भी सबसे प्रमुख अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र प्रतियोगिता यानी मुक्त व्यापार और अनुबंध की स्वतंत्रता शामिल है। तो इस प्रकार से जॉन लॉक ने स्वतंत्र प्रतियोगिता की बात करी है, मुक्त व्यापार की बात करी है और अनुबंध की स्वतंत्रता की बात की है। इसी प्रकार से जॉन लॉक से लेकर J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल तक सभी उदारवादियों ने आय व संपत्ति की असमानताओं पर ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक अधिकारों की हम बात करें, प्राकृतिक अधिकार है, अनुबंधवाद है और स्वतंत्र प्रतियोगिता है कि आड़ में जॉन लॉक, एडम स्मिथ, बेंथम और मिल ने जिस राजदर्शन का प्रतिपादन किया है विद्यार्थियों, वह पूंजीवाद का हितैषी तथा श्रमजीवियों का बैरी यानी दुश्मन साबित हुआ है। और मुक्त व्यापार यानी मुक्त अर्थव्यवस्था की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी मोहक लगती हैं, लेकिन यह बात भी अपने आप में काफी तर्कसंगत दिखती है कि किन्हीं भी दो पक्षों को करार या समझौता करने की आजादी होनी चाहिए। दो पक्ष आपस में जो समझौता करेंगे विद्यार्थियों, उससे दोनों को लाभ होगा। इसलिए पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में आपस में जो लेन देन है वो एक समझौतावादी लेन देन होना चाहिए। उसमें राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। श्रमिकों के लिए मजदूरी का निर्धारण क्यों किया जाए? जॉन लॉक, बेंथम और मिल शोषण के पक्षधर नहीं थे। उनका दोष यह था कि पूंजीवाद के चरित्र को समझने में असमर्थ रहे हैं। और हालांकि J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो पूंजीवादी शोषण के खतरे को भांप लिया था उन्होंने, पर उन दिनों श्रमिकों के संरक्षण की बात उठते ही पूंजीपति व उनके समर्थक अनुबंधवाद की दुहाई देकर जोर शोर से यह चिल्लाना शुरू कर देते थे कि राज्य का इन बातों में हस्तक्षेप अनुचित है। तो श्रमिकों के लिए मजदूरी का निर्धारण क्यों किया जाए, उसका निर्धारण जो है वह उद्योगपति ही करेगा अनुबंध के आधार पर। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसे ही नारों की, ऐसे ही विचारों का जो उस समय बहुत ही संक्रमण था, इसी के आधार पर राज्य के हस्तक्षेप को अनुचित ठहराया गया और अनुबंधवाद की दुहाई को देते हुए राज्य के विभिन्न हस्तक्षेपों को अनुचित बताया गया। इसी के साथ हम बात करते हैं उदारवाद के लिए एक गंभीर चुनौती का काल, जिसे हम जॉन रॉल्स की एक कृति के माध्यम से ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 जो प्रकाशित हुई, उदारवाद जब उसमें बताया गया कि उदारवाद जो है बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका में अश्वेत लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे तथा वियतनाम के विरुद्ध अमेरिका की लड़ाई ने उदारवादियों को झकझोर दिया था। अधिकांश विकासशील देशों में उदार लोकतंत्र लड़खड़ा रहा था और इन देशों में बेकारी, मुद्रास्फीति और असंतोष ने गंभीर रूप ग्रहण कर लिया था। आशंका यह थी विद्यार्थियों की गरीबों का असंतोष लोकतंत्र और उदारवाद दोनों को ले डूबेगा। उस स्थिति में गरीब देश या तो सैनिक तानाशाही का शिकार बन जाएंगे अथवा वहां कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएंगी। प्रश्न यह था कि क्या उदारवाद बच पाएगा? ऐसी स्थिति में न्याय के एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता थी जो लोकतंत्र के साथ साथ लोगों को रोजी रोटी और अन्य आर्थिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। तो इस प्रकार से ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स ने ऐसे ही सिद्धांत का प्रतिपादन
प्रतिपादन किया। फिर उसके बाद आती है न्याय का सरोकार किन चीजों से है। विद्यार्थियों, जब हम वितरणात्मक न्याय की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम किन चीजों का वितरण किया जाना चाहिए। जॉन रॉल्स के अनुसार समाज के सभी लोग इन चीजों की कामना करते हैं। अधिकार और स्वतंत्रताएं, सुयोग और सुअवसर, आय और संपदा तथा वे सभी चीजें जो आत्मसम्मान का आधार है। रॉल्स ने उन्हें समाज की प्राथमिक वस्तुएं बताया और न्याय का सरोकार इन चीजों के वितरण से है। अभिप्राय यह है कि इन वस्तुओं का वितरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनका वितरण योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए, जरूरतों के हिसाब से या समानता के आधार पर। इन सब प्रश्नों का उत्तर देते समय जॉन रॉल्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सहारा लिया। जैसा कि हमने ऊपर वितरणात्मक न्याय के मानदंड पढ़े थे, योग्यता के आधार पर, जरूरत के हिसाब से और समानता, ये जो मानदंड पढ़े थे इनके आधार पर हम न्याय के वितरण या वस्तुओं के वितरण की हम बात इसमें करते हैं। अब उसके बाद बात आती है अज्ञान का पर्दा। अज्ञान का पर्दा क्या है। समझौता या अनुबंधवादी सिद्धांत के मानने वालों ने एक ऐसे काल की कल्पना की है जब राज्य संस्था का उदय नहीं होता। उन्होंने उसे प्राकृतिक अवस्था बताया और रॉल्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाला जो व्यक्ति है वो अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा है। इन लोगों की अपनी क्षमताओं और श्रेष्ठताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता है विद्यार्थियों की जिस व्यवस्था के अंतर्गत रहने का फैसला कर रहा है वह कैसी होगी, परंतु वे विवेकशील प्राणी है और अपने विकास में रुचि रखता है। अपने विवेक का इस्तेमाल करके वे 3 निष्कर्षों पर पहुंचता है। पहला, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कायम की जाए जिसमें सभी को अधिकतम समान स्वतंत्रता उपलब्ध हो। दूसरा, सभी अवसरों की उचित समानता मिले। और अज्ञान के पर्दे के पीछे जो लोग बैठे हैं उनके लिए समझदारी की बात यही होती है कि वे एक ऐसे समाज का चयन करें जिसमें कम से कम असमानताएं पाई जाती हैं। मामूली से समझ रखने वाले व्यक्ति को भी यदि एक डबल रोटी के टुकड़े काटने को कहा जाए तो उसे इस बात की जानकारी न हो कि उसे कौन सा टुकड़ा मिलना है, तो वह जहां तक संभव हो सकेगा उस रोटी के बराबर बराबर टुकड़े करेगा। तीसरी बात आती है व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव उस तभी उचित ठहराया जा सकेगा जबकि यह साबित किया जा सके कि इससे समाज के सबसे ज्यादा दीनहीन वर्ग की स्थिति अधिक अच्छी होगी। इस प्रकार जॉन रॉल्स ने न्याय के 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उनका संक्षिप्त विवरण हम अब करेंगे। तो बच्चों की जो अज्ञान के पर्दे की जो बात करी है जॉन रॉल्स ने समझौतावादी सिद्धांत में, उसने ये कहा कि प्राकृतिक अवस्था के नाम से उसको पुकारा और उसमें कहा कि उस अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा हुआ वह व्यक्ति जो है, वो जो लोग हैं उसको कुछ नहीं पता है कि उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की होगी, कोई जानकारी जो है उसको प्राप्त नहीं है। वो विवेकशील अवश्य है लेकिन अपने विकास में वह रुचि भी रखता है, लेकिन वह 3 निष्कर्षों पर पहुंचते हुए ही यह बात करता है कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कायम की जाए जो सभी को अधिकतम समान स्वतंत्रता उपलब्ध करा सके, अवसरों की उचित समानता स्थापित करा सके और समाज के सबसे ज्यादा दीनहीन वर्ग की स्थिति को और अधिक बना सके। तो इस प्रकार से जो जॉन रॉल्स है न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। जॉन रॉल्स के इन 3 सिद्धांतों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।